नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और आरबीआई ने सहमति से लिया था फैसला। आतंकियों ने 24 घंटे में दूसरी बार बनाया डांगरी गांव को निशाना। रविवार से आज सुबह सोमवार तक 5 की मौत। खुफिया एजेंसियों का दावा, आम लोगों पर आईईडी और ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान। रिजान की बहन बोली तुनिशा से उनका भाई हो चुका था अलग, फिर भी थे अच्छे संबंध। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाई आवाज, केंद्र से कानून बनाने की मांग। आइए चलते हैं विस्तारित खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए की नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 के करेंसी नोट प्रतिबंधित करने का लिया गया फैसला कार्यपालिका की आर्थिक नीति का ही हिस्सा था। इसे अब पलटा नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच व्यापक सलाह मशवरा हुआ था। यह केंद्र का एक तरफा का फैसला नहीं था। हम मानते हैं कि नोटबंदी अनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस एस.ए. नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को शाम के 8 बजे के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे। इससे पहले 7 दिसंबर 2022 को अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हलफनामा में केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विमुद्रीकरण की कवायद एक सुचारित निर्णय था और फेक करेंसी टेंडर, फंडिंग, बैक मनी और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का ही हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सोमवार की सुबह फिर उसी डांगली गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जहां कल यानी कि रविवार 3 मकानों पर गोलीबारी हुई थी। सोमवार सुरक्षा बल ऊपरी डांगरी गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी यहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिससे 2 लोग घायल हुए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान तैनात थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आईईडी ब्लास्ट के बाद अब ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को गांव में एक और आईईडी प्लांट की हुई मिली खबर, जिसे बम डिस्पोजल की टीम ने डिफ्यूज कर दिया।
इस आतंकी हमले के जांच में एनआईए करेगी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग करेगी और अपने स्तर पर साक्ष्य जुटाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकट संबंधी को 10 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाने की बात कही। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों की घायलों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। रविवार इसी गांव में एक विशेष समुदाय को आतंकियों ने निशाना बनाया था और 3 मकानों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू कश्मीर से जीएमसी में भर्ती करवाया गया। इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूसरे दिन भी आतंकियों ने हमला किया। खुफिया सूत्र से हवाले से खबर मिली कि पाकिस्तान अपनी ही चाल में फंस गया है। अब वो तलाश और हताश में जम्मू कश्मीर समेत कुछ और शहरों में बड़े हमले करवा सकता है। आम लोगों पर फायरिंग के अलावा आईईडी, ग्रेनेड हमलों और बम धमाकों की साजिश भी रचा जा रहा है। सूत्रे बताते हैं कि पिछले 1 माह के दौरान में आतंकवादी हमलों और मुठभेड़ में 40 पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी मारे जा चुके हैं। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान अपने बुने जाल में फंसने के बाद अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत में बड़े हमले का प्लान बना रहा है। पाकिस्तानी फौज को जनता का हीरो माना जाता है। पाकिस्तानी सेना के जवान अपने ही बनाए आतंकवादियों के हाथों मारे जा रहे हैं। पाक का कथित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक फौज का कहना नहीं मान रहा है। उधर टीटीपी अफगान तालिबान के इशारों पर काम कर रहा है। अफगान तालिबान भी अब पाक फौज की बात फिलहाल के लिए नहीं मान रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के तालिबान मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया है। इन सभी खुफिया जानकारियों के मिलने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बल को भी अलर्ट है। बताते चले कि सोमवार सुबह डांगरी गांव में आतंकी हमला हुआ है। रविवार शाम टेररिस्ट ने एक विशेष समुदाय के लोगों पर यहां फायरिंग की थी। सोमवार सुरक्षा बल उस गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे, लेकिन छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में स्कूटी सवार 20 वर्षीय लड़की को टक्कर मारने के बाद कंछावाला तक 4 किलोमीटर घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस का ताजा बयान आया है। लड़की की मां के दुष्कर्म के आरोप पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि जांच में सामने आया है कि युवती किसी फंक्शन में पार्ट टाइम जॉब करती थी। हादसे वाले दिन भी जॉब से लौट रही थी। डीसीपी ने बताया कि एक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे को जानते थे। ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। साथ ही लड़की को फॉलो करने की बात अब तक जांच में सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि युवती किसी फंक्शन में पार्ट टाइम जॉब करती थी और हादसे वाले दिन भी जॉब से ही लौट रही थी। डीसीपी ने बताया कि जब तक सबूत ना मिले जांच पे ही टिके रहेंगे।
और फिलहाल जांच जारी है। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा मौत कांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला में आरोपी सिजान खान की बहन, मां और वकील ने अपना पक्ष रखा है। सिजान खान के परिजनों का कहना है कि तुनिशा द्वारा सुसाइड करने से पहले ही दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। इसके बावजूद वे दोनों अच्छे दोस्त थे। सिजान की बहन फलक नाज ने कहा कि तुनिशा शर्मा उनकी बड़ी बहन की तरह थी। उन दोनों का भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनके संबंध बहुत अच्छे थे। तुनिशा की मौत के मामले में सिजान का नाम सामने आने के बाद उनकी बहन फलक नाज और शफाक नाज, मां कहकशा खान और आरोपी सिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने मीडिया के साथ अपना पक्ष रखा। सिजान खान के परिजनों ने सोमवार को कहा कि 24 दिसंबर को तुनिशा शर्मा ने जो किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को तुनिशा पार्थ श्रीवास्तव के कमरे में गई थी, जहां सिजान भी बैठा हुआ था। वे दोनों अलग हो चुके थे, फिर भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने दावा किया है कि तुनिशा जितनी भी दिन उनके साथ रही वो बहुत खुश थी। उन लोगों के साथ वो कभी भी दुखी नहीं रही। सिजान के परिजनों ने तुनिशा के कथित मामा पवन शर्मा पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तुनिशा की मां और उनके सो कथित मामा पवन शर्मा एक्ट्रेस के मैनेजर भी रह चुके हैं। सिजान के परिजनों का दावा है कि पवन शर्मा को 4 साल पहले निकाल दिया गया था, क्योंकि वो तुनिशा को लेकर काफी कठोर थे। सिजान के परिजनों के आगे बताते हुए कहा कि तुनिशा की मां के आरोप कम है, जबकि पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्हें ये भी कहा बताया कि व्हाट्सएप से भी कोई बात निकलकर नहीं आई है। जब से केंद्र की सत्ता में आई है, तब से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमाएं मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आतंकियों समेत देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ लगातार ठोस कार्रवाई होती रही। इसी सोच को मजबूती देने का प्रयास लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत अन्य सहयोगी एजेंसी एक साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करते रहे हैं, जिसके अब बहुत ही सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने साल 2022 में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संस्थाओं और आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उपलब्धियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ों को साझा किया है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में एनआईए द्वारा 73 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल की अपेक्षा 19.67% अधिक है। एनआईए द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 35 मामले जिहादी आतंकियों ग्रुप से संबंधित रहे, जो जम्मू और कश्मीर, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, यूपी विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की सेहत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को 30 दिसंबर 2022 को शरीर में पोटेशियम और सोडियम की कमी के साथ ही सांस लेने में दिक्कत की वजह से शहर के निजी अस्पताल एक्यूरा क्रिटिकल केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। यहां उन्हें पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, हालांकि रविवार को तीसरे दिन ऑक्सीजन सपोर्ट को हटाया गया है और उन्हें व्हील चेयर पर भी बिठाया गया है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर
मनीष केसरी के मुताबिक उनकी सेहत में काफी सुधार हो रहा है और अगले 2-3 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जा सकती है। वहीं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की बेटे अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी के मुताबिक 8 दिसंबर को बाथरूम में गिरने की वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उसी वजह से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हुई थी। इसी के साथ ही ऑक्सीजन का लेवल भी काफी घटकर करीब 73 पर पहुंच गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। नववर्ष पहले दिन गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी पुलिस को दी गई की धमकी की सूचना मिलने पर जीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर प्रशासन के आदेश सब कुछ सामान। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के वैशाली निवासी कुर्बन अली के तौर पर हुई है। आरोपी कुर्बन नगनाथ इलाके में रहकर बेकरी की दुकान रखता है। कुर्बन अली ने रविवार को पुलिस को सूचना दी थी कि 4 बदमाश काला कपड़ा पहनकर गोरखनाथ मंदिर में बम लेकर घुस गए हैं, वो ब्लास्ट करने वाले हैं। पुलिस सूचना के बाद हरकत में आ गई और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर पर राजस्थान की सिकर जिले के खंडेला इलाके में हुई भीषण हादसे से 4 और घायलों ने दम तोड़ दी। संख्या 12 तक पहुंच गई है। इनमें 7 जयपुर जिले के रहने वाले हैं और वही एक ही परिवार ही है। हादसे में घायल हुए 7 लोग अभी शिकार में उपचाराधीन हैं। हादसे के बाद से मृतकों के परिवार समझा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पर गहलोत समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। जानकारी के अनुसार को हुए इस हादसे में 8 लोगों की उसी समय मौत थी। हादसे के 9 घायल बाद से ही 4 और घायल दम में 2 की मौत रविवार देर रात को हुई और अन्य घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। हादसे के बाद से अस्पताल में जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला बना हुआ है। मृतकों के घरों और ग्रामीणों का जमा बाड़ा सा लगा हुआ है। महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल का ऐलान कर राज्य भर के सरकारी और एम अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पे राज्य से सोमवार हड़ताल में इसके पहले उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी से हड़ताल में जाने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेसिडेंट डॉक्टरों के संगठन महाराष्ट्र रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हॉटस्पॉट बना हुआ है जिला गया से बेकांक निवासी एक संक्रमित पटना आ गया था और इस संक्रमित को विवो कंपनी के एक अपार्टमेंट स्थित गेस्ट हाउस में ही आइसोलेटेड करके रखा गया है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हॉटस्पॉट बना गया।
अब ऐसे में ही एक बार फिर से बिहार के लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है। गया के सिविल सर्जन आनंद फानन में मिले सूचना के बाद पटना का सर्विलेंस टीम उसके खोजबीन में लग गई थी। उसी के कंपनी के एक अपार्टमेंट गेस्ट में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति वीवो कंपनी में ही एक अधिकारी है। वो दलाई लामा के आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। पटना से बैंकॉक दिल्ली होकर जाना था। सिविल सर्जन के राय ने बताया है के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना जांचने की सख्त हिदायत दी गई है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों को पकड़ने गए एक दारोगा की जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना के बाद से निश्चित तौर पर बिहार में एक बार फिर पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बिहार के नए डीजीपी आईएएस भट्टी ने बीते 2 दिनों में अपने पुलिस कर्मियों को कहा था कि वे अपराधियों को दौड़ाएंगे, नहीं तो उन्हें दौड़ाए वरना वो दौड़ाएंगे। बिहार पुलिस के मुखिया के निर्देश को उनके मातहत पुलिसकर्मियों ने सर आंखों पर लिया था। वहीं कई अपराधी पकड़े भी गए थे। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया था, वो बीच सड़क पर, वो भी। लेकिन इसी बीच राजधानी पटना में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पटना में अपराधियों ने दीघा थाने में तैनात एक दरोगा को पीट दिया है। दरअसल दरोगा राघवेंद्र नारायण सिंह एक वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे। इसी दौरान दारोगा वारंटी को खोजते खोजते उसके मोहल्ले तक पहुंच गए थे, लेकिन इसी बीच अपराधी दारोगा से टकरा गया और इसके बाद अपराधियों ने दारोगा राघव शरण सिंह की को लात घूंसे से पिटाई कर दी। वही नहीं, अपराधियों ने उनका मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। हरदा जिले के टीमरनी में बीते देर रात को छत्तीसगढ़ से आ रहा ट्रक टीमरन नदी में गिर गया। पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रक में सवार एक जान बचा ली, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। ठंड और कोहरे के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई, लेकिन पुलिस की हिम्मत और तत्परता से काम संभव हो पाया। हरदा जिले के टीमरनी में नए साल के पहले ही दिन बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टीमरनी में एक ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक छत्तीसगढ़ से आ रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भरी ठंड में रात में ही पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ट्रक में सवार 2 व्यक्तियों में से एक को जीवित निकाल लिया। बीच ठंड में अंधेरे में पुलिस ने जान बचा ली। एक अन्य व्यक्ति की ट्रक के नीचे से टीमरनी में बीते देर रात तक नेशनल हाईवे 8A पर यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इंदौर जा रहा सरिये भरा ट्रक राजधानी पुल से टीमरनी में गिर गया। रात में गश्त कर रहे नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अंधेरे में ही ट्रक में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।